नमस्कार, मैं हूं संतोष अग्रणी और आप देख रहे हैं सौर न्यूज। आज हमारे साथ सौर न्यूज पर जुड़े हुए हैं नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ काठमांडू, नेपाल के निवासी हैं ये, और नेपाल के ये अध्यक्ष हैं मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था के। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जो है नेपाल में घटित घटनाओं और तमाम प्रश्नों के उत्तर ये आपको देंगे। हम अपने स्टूडियो में हैं और नेपाल से ये पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों नेपाल में घटित आंदोलन को लेकर पासवान जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, मैं नरेंद्र पासवान, मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं अपनी संस्था महासंघ के सचिवालय कार्यालय काठमांडू से बोल रहा हूँ। पिछले दिने घटित जेनजी आंदोलन 2025 से जो उत्पन्न परिणाम है उसमें मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये आंदोलन क्यों हुआ। ये आंदोलन का मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नातावाद के खिलाफ, कृपावाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ है। सामाजिक मीडिया जो बंद किया गया नेपाल सरकार द्वारा, ये तो एक बहाना है। मेन उद्देश्य नेपाल में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नातावाद को रोकने के लिए, कृपावाद को रोकने के लिए और परिवारवाद को रोकने के लिए ये आंदोलन किया गया है। इससे पहले भी आंदोलन किया गया था किसी पार्टी के द्वारा, लेकिन वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसलिए सफल नहीं हुआ वो पार्टी द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, ये 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार द्वारा विभिन्न समुदाय के मुद्दा को स्थापित करने के लिए एक जगह दिया गया है, मैतीघर मंडेला, जो कि सिंह दरबार के पास में ही है। तो ये आंदोलन 8 तारीख सोमवार को मैतीघर मंडेला से शुरू हुआ। ये विशाल रैली जेनजी युवा समूह 13 से लेकर 30 वर्ष के युवा का एक समूह है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अपने यूनिफॉर्म में, कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही मैतीघर मंडला से शुरू किया गया आंदोलन नया बानेश्वर स्थित संसद भवन के पास पहुंची। जैसे ही यह आंदोलन संसद भवन पहुंचने के बाद संसद भवन में घुसने के प्रयास किया। घुसने के प्रयास के क्रम में पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाया गया। गोलियां बरसाने के बाद ये आंदोलन जब कंट्रोल में नहीं हुआ, फिर हवाई फायरिंग, आंसू गैस प्रहार किया गया। उसके बाद भी ये आंदोलन कंट्रोल नहीं होने के कारण आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसाया गया। गोलियां बरसाने के बाद ऑन स्पॉट 15-16 आंदोलनकारी, जेनजी आंदोलनकारी को मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया। उग्र होने के बाद आंदोलन पूरे काठमांडू को लगभग घेरी लिया था। और इसमें क्या हुआ कि ये आंदोलन को उग्र बनाने के लिए सारा दोषी नेपाल सरकार, ओली सरकार है, जो कि एक तानाशाही सरकार है और उसमें गृह मंत्री भी दोषी है। तानाशाही सरकार के कारण इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नातावाद बढ़ रहा है। इस चीज़ को ये युवा पहले से ही बुझ रखा था और आंदोलन को ये अंजाम देने के लिए एक अपना समय बना रहा था। कोई इशू खोज रहा था तो नया इशू सामाजिक मीडिया बंद कर दिया सरकार। इससे क्या हुआ कि और युवा में सामाजिक मीडिया एक हफ्ता से बंद होने के बाद जो सोशल मीडिया से जो युवा इनकम जनरेशन कर रहा था, उसका सारा चीज़ बंद हो गया। होने के बाद ये आक्रोश पैदा हुआ। एक तो बेरोजगारी नेपाल में है ही है। नेपाल में हर एक दिन 10,000 से 12,000 युवा विदेश जाता है रोजगारी के लिए, पढ़ाई के लिए। इसलिए नेपाल में भी सारा चीज़ खत्म कर दिया है लोकतंत्र आने के बाद। नेता लोग, बड़े पार्टी के बड़े नेता लोग, पार्टी के अध्यक्ष लोग अपने सारे सिस्टम को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, सब एक अपने ही नेटवर्क में ये जकड़ लिया है। जकड़ने के बाद पढ़े लिखे युवा को रोजगारी नहीं मिल रहा है। अब उसको मतलब काम करने के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, नया जगह नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये आंदोलन का उभार हुआ। उभार होने के बाद जेनजी युवा समूह एक सक्रिय रूप से 8 तारीख को सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये आंदोलन चला। उसके पीरियड में लगभग 16-17 युवा को हत्या हो गया। हत्या होने के बाद दूसरे दिन ही मंगलवार को भी ये आंदोलन जारी रहा। मंगलवार के आंदोलन तो बहुत कड़ा उग्र हो गया
उग्र होने के बाद नेपाल में सरकार में, ओली सरकार में जितने भी मंत्री है सारे के सारे मंत्रियों को घर फूंक दिया गया। वो जनजी आंदोलनकारी के द्वारा कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती देवगौड़ा का घर जलाया गया। उनकी वाइफ पत्नी थी आरजू राणा देवगौड़ा, वो अभी परराष्ट्र मंत्री थी, उनको भी पीटा गया, घर उनका जलाया गया। इसी तरह केपी ओली का घर जलाया गया, अर्थमंत्री का घर जलाया गया, यानी जितने मंत्री है ओली सरकार में सब मंत्री को घर जलाया गया। ये मंगलवार 9 तारीख को, 9 सितंबर मंगलवार को ये आंदोलनकारी उग्र रूप लेने के बाद सारा यहाँ का नेपाल का पुलिस प्रशासन जो है वो सरेंडर कर दिया कि अब हम नहीं अब ये कंट्रोल कर पाएंगे। ये अपना प्रधानमंत्री को बोला, गृह मंत्री को वो अपना रिपोर्टिंग किया कि ये अब आंदोलन जो है जेनजी युवा समूह पूरा उग्र हो गया, हम लोग को कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कितने सारे काठमांडू के छोटे छोटे पुलिस चौकी को फूंका गया। कंट्रोल नहीं होने के बाद लास्ट में जाके अब जेनजी आंदोलन का जो मुद्दा था वो प्रधानमंत्री की राजीनामा, संसद विघटन, वो इसके बाद ही वो अपना वार्ता में आएगी। तो पहले ये कंट्रोल नहीं होने के बाद के नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अनंतो गत्वा जेनजी युवा समूह के आंदोलन के आगे झुकने के बाद राजीनामा दिया और पुलिस के सहारे, आर्मी के सहारे वो आर्मी कैंप में जाके अपना वो छुप गया। छुपने के बाद कुछ आंदोलन कुछ साम्य हुआ, कुछ नॉर्मल हुआ मंगलवार को। इसके बाद अब बुधवार को भी नया चरण में आंदोलन करने की बात वो जेनजी आंदोलन के समूह वाले के टीम ने युवा किया। क्योंकि ये आंदोलन करने का एक ही उन्माद है कि ये मेन भ्रष्टाचार है। नेपाल भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है और राजनीति क्या है कि राजनीतिक नेता लोग नेपोटिज्म को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, नातावाद को बढ़ा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टी में लगे हुए युवा का कहीं जगह नहीं है। वो नया फेस को लाने नहीं देना चाहते कोई नेतृत्व में, इसलिए युवा में ये आक्रोश था। आक्रोश के कारण ये अवस्था परिस्थिति सृजना हुआ और यहाँ तक हुआ। इसके बाद अभी भी ये पुराने दल के नेता लोग सचेत नहीं हुए, इससे बड़ा भी आंदोलन होने का संभावना है। लेकिन अभी जेनजी युवा समूह अभी आंदोलन को अपने स्थगित करके सरकार द्वारा वार्ता करने की मांग को बढ़ा दिया है। अब 10 तारीख से 9 तारीख को शाम से यानी मंगलवार को 10 बजे रात से सारे सुरक्षा का जिम्मा सेना अपने हाथ में ले लिया है और सेना जेनजी युवा समूह वाले को सरकार द्वारा वार्ता करके अपना मांग को पूरा करने के लिए वो समूह बना के भेजे, वार्ता करे। इसीलिए अब आगे बढ़ गया है और 2-4-5 दिन ये अपना समूह बनाकर अभी जो सरकार प्रतिनिधि करने वाले राष्ट्रपति से वार्ता करेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं अपनी प्रतिक्रिया को, मैं अपने विचारों से जेनजी युवा समूह वाले को जो आंदोलन किए उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जेनजी युवा समूह भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, नातावाद के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, जातिवाद के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ ही मैं जेनजी युवा समूह को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अब जो सरकार गठन होगी, ये अंतरिम सरकार, वो सरकार इसी संविधान के तहत गठन करे, न ये संविधान को मान के चले। क्योंकि ये संविधान जो लाया गया है बहुत सारा 270 साल निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध में लड़के लाया गया है। ये बहुत सारा क्षति हुआ किया गया है। होने के बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टी के सहयोग के कारण ये आज लोकतंत्र का स्थापना हुआ है। ये लोकतंत्र कभी भी किसी भी कीमत में नहीं हटना चाहिए। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा जेनजी युवा समूह वालों से कि ये संविधान को मानते हुए ये अंतरिम सरकार गठन करे और न कि ये संविधान संशोधन भी करे। क्योंकि इसमें समावेशिता का सिद्धांत का बात कुछ लाए, जो कुछ छुटा हुआ है इस मुद्दा में समेट कर सबको लाए और विभिन्न जातीय समूह, मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी समूह सबको मिला करे अंतरिम सरकार बने। लेकिन ये संविधान के मातहत में ही बने, संविधान के बाहर ना जाए, संसद विघटन ना करे। संसदीय अभी संसद विघटन करने का मतलब क्या होता है कि इसमें दूसरा शक्ति खेलना शुरू कर देगा, बाह्य शक्ति का इसमें नजर चढ़ जाएगा और ये संविधान कोलैप्स होने के बाद राजाशाही हावी हो जाएगी। राजाशाही हम लोग को नहीं चाहिए, ना हम लोग को आर्मी शासन चाहिए। हम लोग को लोकतांत्रिक अभ्यास के हिसाब से नया तरीका से, नया सोच के साथ युवा को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं जेनजी युवा समूह से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे बेटे की उम्र के समूह के लोग हैं, युवा लोग हैं, भाई साथी सब हैं। इसलिए आप लोग से यही आग्रह है कि ये संयमित रह के एकदम सावधानी पूर्वक अपने विचार समूह के युवा को ही आगे बढ़ाए। पुराने किसी भी
नेता को या किसी भी संवैधानिक अंग में रहे हुए प्रतिनिधि को सरकार प्रमुख नहीं बनाया जाए। जैसे कि मैं सोशल मीडिया के मार्फत से सुन रहा हूँ कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को देने की बात, अथवा काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन शाह को देने की बात, या हक सम्पांग की देने की बात, या एक हमाल की देने की बात, जो भी हो सारे को छोड़ करके नया नेतृत्व वाले युवा ही आगे बढ़े, क्योंकि पुराने को सब देख चुका है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी से उनसे बनता है। इसलिए मैं जेनजी युवा समूह से ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही संघर्ष के साथ, बहुत ही बलिदानी के साथ एक परिवर्तन लाए हैं, सरकार को राजनीति में मजबूर किए हैं। इसलिए आप लोग खुद अपने समूह में एक नेता चुन के आगे बढ़े और समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सरकार गठन करें और अंतरिम सरकार में ये जल्दी से जल्दी चुनाव करके ये नया सरकार को लाएं। यही शुभकामना के साथ मेरी प्रतिक्रिया यही इतना ही रहता है। इस आंदोलन के बाद नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे वहां के सामाजिक ढांचे पर क्या फर्क पड़ेगा? जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके बाद नेपाल के सामाजिक ढांचा पर असर पड़ेगा ही। जैसे कि नेपाल में जब लोकतंत्र राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के बाद लोकतंत्र, अभी गणतंत्र जब आया है, इस गणतंत्र में वही लोग सक्रिय है, वही लोग हर क्षेत्र में आगे है जो लोग राजतंत्र में आगे हुआ करते थे, यानी कि खस और ब्राह्मण समुदाय और भ्रष्टाचार में आगे बढ़ गए। इसी का नतीजा हुआ कि आज जेनजी आंदोलन को आगे आना पड़ा। इसके अलावा सामाजिक ढांचा पे यही होगा असर कि अब सारे के सारे जगह पे समावेशी चेहरा जाएगा, नया चेहरा आएगा, पुराने चेहरा को बंधित किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि ये जेनजी आंदोलन 2025 का एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, क्योंकि विश्व का रिकॉर्ड है इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में इतनी लंबा समय तक आंदोलन चला, इसके बाद ही रिजल्ट निकला। लेकिन नेपाल में के युवा, नेपाल के जेनजी युवा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो 2 दिन के आंदोलन में ही अपने मांग पर सरकार को राजीनामा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके लिए जेनजी युवा समूह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ साथ उन सारे टीमों को मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि अब अपने मिशन को पूरा करने के लिए नया तरीका से सामाजिक ढांचा को समावेश करते हुए सब जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, समुदाय को समेटकर एक नया सरकार बनाने की जरूरत है। पड़ोसी देशों का नेपाल के साथ कैसा संबंध रहेगा? आंदोलन के बाद नेपाल की राजनीतिक स्थिति क्या स्थिर रहेगी या अभी उथल पुथल होगा? इस आंदोलन में आप भारत को कहां पर पाते हैं? इस जेनजी आंदोलन 2025 के बाद नेपाल की राजनीति अभी शून्य अवस्था में चली गई है और कुछ दिन, 2-3 दिन, 1 हफ्ता तक शून्य अवस्था में ही रहेगी। और स्थिर होने के लिए जेनजी युवा समूह द्वारा जो अंतरिम सरकार गठन होगी उस सरकार में समावेशता देने की जरूरत है। और नेपाल के अभी का जो संविधान 2072 का संविधान है, संविधान को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब जैसे ही संविधान, जेनजी युवा समूह का पहला मांग था प्रधानमंत्री की राजीनामा और दूसरा संविधान ये संसद विघटन। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो राजीनामा दे के अपना मार्ग प्रस्त कर दिया। और दूसरी मांग क्या है कि अभी आर्मी सत्ता को, शासन को ले चुका है, अभी राष्ट्रपति जिंदा है, एक संवैधानिक अंग है राष्ट्रपति, मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र का एक संस्था है। सब जो राष्ट्रपति है वो एक संस्था होता है, वो संस्था अभी जिंदा है, राष्ट्रपति राजीनामा नहीं दिए हैं। इसलिए इसी संविधान 2072 को मानते हुए जेनजी युवा समूह को नया फेस को आगे लाकर, अपने समूह के युवा को आगे लाकर सरकार बनाने की जरूरत है, न कि पुराने चेहरा को। जैसे कि हमने सुना सोशल मीडिया के मार्फत हमने भी सुना कि अब पूर्व सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम आया है आगे, काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन का नाम आया है। उसी तरह बहुत सारे स्वतंत्र जो मेयर हैं उनका नाम आ गया प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन मैं इस नाम से मेरा असहमति है, क्योंकि ये लोग जो है अभी भी तो सत्ता में है,
और जो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की की बात आई तो मैं भी उनके विपक्ष में ही हूँ, क्योंकि नेपाल के संविधान का धारा 132 1 और 2 के तहत उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि नेपाल के संवैधानिक अंग का जो प्रमुख है यानी प्रधान न्यायाधीश रह चुके हुए आदमी को कभी भी किसी भी पद में जाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए सुशीला कार्की जी को स्वयं सोचना चाहिए, वो पढ़ी लिखी और एक प्रधान न्यायाधीश रह चुकी महिला है, जिसकी एक नागरिक है, जिस नागरिक है, और उनको खुद अपने आप को डिक्लेयर करना की जरूरत है कि मैं इस पद के लिए संविधान के तहत मतलब योग्य नहीं हूँ। लेकिन वो कंफ्यूजन में रखी है जनजीवा को। इसलिए वो तो एक मान लीजिए एक बा को हम लोगों ने राजीनामा दिलवा दिया, एक आमा को लाने की क्या जरूरत है? जनजी युवा को, अपने समूह के युवा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो नया सोच नया विचार के साथ आगे बढ़े और सामुदायिक सब अवस्था को लेकर, सारे समूह को लेकर ये अंतरिम सरकार गठन करने की जरूरत है। और साथ साथ इसी संविधान के तहत जो दो संविधान जो इतने सारे जो नेता जो पार्टी द्वारा लाया गया ये लोकतंत्र गणतंत्र है, इसमें भी पुराने पार्टी का योगदान तो है, सबका योगदान है। आज जनजी युवा खुला स्तर से, खुला रूप से जो रोड पर चल के ये नेता के विरुद्ध में जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो बात कर रहे हैं, ये सब लोकतंत्र का देन है। यह जनजी युवा, हमारे बेटा का समूह का युवा सब जो अभी आंदोलन कर रहा है, ये सब तो लोकतंत्र का देन है ना। राजतंत्र में होता तो ये सब बोल नहीं पाते ना। जिस समय से हमारे पूर्वज, हमारे नेता लोकतंत्र मतलब ये क्रूर राजतंत्र के खिलाफ लड़के, क्रूर राणाशाही के खिलाफ लड़के जो लोकतंत्र का स्थापना किया है, इस लोकतंत्र के जननी विभिन्न पार्टी का नेता लोग को धन्यवाद देने की भी जरूरत है। जनजी युवा को ये भी समझने की बात है, नहीं तो ऐसा ही जनजी युवा आज सरकार बना देगी, कल सरकार ये भी विफल हो सकता है ना, क्योंकि जनजी युवा के टीम के समूह को मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म कोई योजना तो है नहीं। ये तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उमड़ा हुआ एक उभार है। ये टीम से सरकार मतलब लंबा टर्म जाने की जरूरत भी नहीं है। ये अंतरिम सरकार गठन होगा, इसके द्वारा अब एक चुनावी सरकार होगी, चुनाव आयोजना करके नए सरकार को ये सत्ता हस्तांतरण करेंगे। इसलिए सारे पार्टी में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो नेतृत्व पे अभी जो सारा देश जान चुका है, वो मतलब पुराने पीढ़ी को नेता को छोड़ के बाकी जो अभी के पार्टी, अभी के संरचना बमोजी में जो पार्टी में अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, उनको भी सरकार में समावेश करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि अगला उथल पुथल होने की संभावना कम रहेगी, सरकार स्थिर रहेगी। यदि ऐसा करते हैं जनजी युवा समिति तो उनको भी भविष्य में अच्छा होगा, नहीं तो फिर उथल पुथल होने का संभावना है। आज के नेपाल में दलित समुदाय की सामाजिक स्थिति कैसी है? क्या उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा? नेपाल में मधेसी दलित समुदाय किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है? मेरे हिसाब से नेपाल में दलित समुदाय की उपस्थिति, नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ है। 3 करोड़ में 25% यानी कि 65 लाख दलित की उपस्थिति है, जिसमें दलित समुदाय की इतनी भारी उपस्थिति होने के बावजूद नेपाल में सारे के सारे संवैधानिक अंग, सरकारी नियोग, राज्य सत्ता, राजनीतिक हर एक जगह पे ब्राह्मणवादी लोगों का पहुंच है, ब्राह्मण समुदाय का पहुंच है। नेपाल में अभी तक 28 प्रधानमंत्री बने, एक भी दलित मधेसी जनजाति को नहीं बनाया गया, हर बार ब्राह्मण समुदाय ही बनाया गया। आप नेपाल के संरचना को देख लीजिए, नेपाल में 77 जिला है, एक भी सीडीओ आपको मधेसी दलित जनजाति नहीं मिलेगा, हर जगह ब्राह्मण बाहुन है। यानी कि जातिवाद में इतना जकड़ गया है नेपाल, ये कहने क्या ही मतलब जगह ही नहीं है। इसलिए नेपाल में दलितों की स्थिति बहुत बुरा है और इसमें सुधार करने की जरूरत। जैसे कि नेपाल के संविधान में जो लिखा गया है दलितों के विषय के हक अधिकार में, वो पूरा के पूरा लागू नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए दलितों को उसमें सुधार करने के लिए मिलना चाहिए। नेपाल के संविधान में दलित समुदाय के लिए जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, क्या उनको उसकी सुविधा मिल पा रही है? नेपाल में मधेसी दलित समुदाय बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें प्रथम तो सबसे पहले भेदभाव है। जैसे कि राज्य सत्ता मधेसी दलित समुदाय को तीसरे चौथे दर्जे की नागरिक समझता है। पहले तो देश
राज्य एक खस शासक वर्ग रूलिंग राज्य देश है नेपाल। एक तो इस देश में हम लोग के साथ मधेसी और पहाड़ी का भावना है, उसके बाद नेपाली और दलित का भावना है, उसके बाद दलित और मधेसी दलित का भावना से जुड़ा हुआ है। हम लोग मधेसी दलित समुदाय से आते हैं। मेरा घर अभी मध्य प्रदेश के रोहतक जिले में घर है, और मधेसी दलित खास करके मतलब आर्थिक रूप से गरीब विपन्न है, शैक्षिक रूप से बहुत पिछाड़ी है, और राजनीतिक रूप से उसका पहुंच नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप डाटा उठा के देख लीजिए, नेपाली कांग्रेस हो, नेकपा एमाले हो, माओवादी हो, या मधेशवादी दल कहने वाले जसपा हो, लोसपा हो, जनमत हो, जो भी हो, हर पार्टी में मधेसी दलित समुदाय का उपस्थिति न्यून है, बहुत ही कम है। इसलिए मधेसी दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के से बहुत पिछाड़ी है, और भेदभाव मधेश में हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में जातीय भेदभाव का घटना घटते रहता है, बलात्कार का घटना घटते रहता है दलितों के साथ। इसमें कोई सरकार भी नहीं बोलता है, कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं बोलता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जितने भी मैंने बताया ना आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधि के साथ हर राजनीतिक हिसाब से पिछाड़ी है मधेसी दलित समुदाय। इस सबको जोड़ने की जरूरत है, सबको विकास के रास्ते पर लाने की जरूरत है, अधिकार देने की जरूरत है, आरक्षण लाने की जरूरत है मधेसी दलित समुदाय के लिए। संविधान में जो दिया गया है दलित का अधिकार के विषय में, उसमें मधेसी दलित को कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। इसमें पहाड़ी दलित हर क्षेत्र में आ गया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में पहाड़ी दलित को अवसर अच्छा ही मिल रहा है, मधेसी दलित को नहीं मिल रहा है। इसलिए मधेसी दलित की समस्याओं को हल करने की जरूरत है। जेनजी अभी के जेनजी आंदोलन से उभरे जितने भी सारे युवा है, मैं सारे युवा से अनुरोध करता हूं कि जब आप लोग ये अंतरिम सरकार गठन करते हैं तो दलित के सवाल पे मधेसी दलित समुदाय को, युवा को भी इस अंतरिम सरकार में जगह देने की आवश्यकता है। आप लोग से मेरा आग्रह है कि मधेसी दलित युवा को भी अंतरिम मंत्रिपरिषद में जगह दे कि मधेसी दलित का युवा को आवाज बुलंद रहे। नेपाल के मधेश क्षेत्र में दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो क्या कदम उठा रही हैं? नेपाल में मधेसी क्षेत्र में दलित को स्थिति को सुधारने के लिए सरकार, समाज और गैर सरकारी संगठनों को बहुत सारा काम करने की जरूरत है, जिसमें मुझे दुखद है और खेद है कि जो मधेश में सरकार, जो मधेसी सरकार है अभी, इससे पहले जसपा द्वारा चलाई गई 6 साल के सरकार में, जबकि मधेश में 65 लाख जनसंख्या वाली मध्य प्रदेश है, जिसमें मधेसी दलितों की जनसंख्या 18%, यानी कि लगभग 11 लाख, यानी कि 10,98,000 जनसंख्या दलितों की है 8 जिले में मधेश की। लेकिन अभी का जो सरकार है, पिछले जो सरकार थी 5-6 साल जनमत उपेंद्र यादव की पार्टी की सरकार थी, उसमें एक भी दलित को मंत्री नहीं दिया गया। और अभी जो कांग्रेस, एमाले और जनमत पार्टी के गठबंधन की सरकार है, इसमें जनमत पार्टी के मुख्यमंत्री है, अभी के सरकार भी मधेसी दलित के शिक्षा, स्वास्थ्य, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था सुधार करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई है। शिक्षा में नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है, लेकिन मठ मंदिर निर्माण करने के लिए बहुत सारा योजना लाया गया है, बहुत सारा बजट दिया गया है, लेकिन दलित के शिक्षा की अवस्था सुधारने के लिए बजट नहीं दिया गया है, स्वास्थ्य की अवस्था सुधारने के लिए बजट नहीं दिया गया है, उसी तरह राजनीतिक अवस्था सुधार के लिए बजट नहीं है, रोजगारी में बजट नहीं है, और जातीय विभेद अंध करने के लिए बजट नहीं। इसलिए अभी मैं जेनजी युवा टीम के लोगों को यही सुझाव देना चाहता हूं कि जब सरकार, मधेश सरकार भी गठन हो, तो उसमें मधेसी दलित का फेस आए सरकार में, अंतरिम सरकार में, और मधेसी दलित समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अवस्था सुधार करने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना बनाने की जरूरत है। और मैं गैर सरकारी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग ने नेपाली समाज को यही सिखाया कि जिसका मुद्दा उसका नेतृत्व, यही सिखाया। लेकिन जब आप लोग मधेश में मधेसी दलित के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था को सुधार करने के लिए कोई योजना लेके आते हैं, तो आप लोग उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन के समय में विभेद करते हैं। वो विभेद आप लोग नहीं कीजिए। जिसका मुद्दा उसका नेतृत्व के हिसाब से आप लोग
मधेसी दलित के द्वारा चलाया गया संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन कीजिए। यही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग के मीडिया के मार्फत से, कि नेपाल में जितने भी INGO है, दात्री निकाय है, गैर सरकारी संस्था है, वो मधेश में कार्य करने जाते हैं, तो मधेसी दलित द्वारा चलाया गया संस्था के द्वारा आप लोग कार्यक्रम चलाएं, न कि किसी गैर दलित के द्वारा संस्था द्वारा कार्यक्रम चलाएं। ऐसे करने से क्या होता है कि जिसका मुद्दा उसका नेतृत्व भी हुआ और उसका समुदाय खुशी भी हुआ, अपने समुदाय से खुल के बात करेगा, खुल के वो सब कुछ शेयर करेगा, इसलिए उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था के सुधार में वो अग्रसर होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही सुझाव देना चाहता हूँ आपके मीडिया के मार्फत से, अभी के जेएनजी समूह वाले को और आने वाले सरकार को भी यही सुझाव है, और INGO को भी सुझाव है कि आप लोग कमती में दलित समुदाय के संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन करें। क्या नेपाल की न्याय प्रणाली दलितों के प्रति निष्पक्ष है या आपको उसमें भी पक्षपात नजर आ रहा है? न्याय प्रणाली के सिस्टम को मैं सम्मान करता हूँ, अदालत को, लेकिन अदालत के अंदर जो न्याय प्रणाली है वो निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपात करती है। वो जात देख के, समुदाय देख के, वर्ग देख के, धर्म देख के वो न्याय करती है, और राजनीतिक दबाव में आके न्याय करती है। इसलिए मैं अब पूरे के पूरे न्याय को, पालिका को मैं नहीं ये कहना चाहता, लेकिन उसमें कुछ ऐसे न्यायाधीश बैठे हुए हैं जो कि पार्टी के कोटा से न्यायाधीश नियुक्ति हुआ किया गया है, ये गलत है। अब पार्टी के कोटा से जो न्यायाधीश नियुक्ति किया गया वो तो न्याय प्रणाली उसका निष्पक्ष तो होगा ही नहीं, पूरा पक्षपात होगा। वो अपने पार्टी के आका को सुझाव लेके वो अपना निर्णय सुनाते हैं और पक्षपात ही करते हैं। अधिकतर दलित के सवाल में पक्षपात ही किया गया है। हमारे पूरा समाज को पता है कि दलित का मुद्दा जब दरता होता है जातीय छुआछूत के विरुद्ध में, विभेद के विरुद्ध में, या अंतर जातीय शादी विवाह के विरुद्ध में जो विभेद किया जाता है, वो मुद्दा में जब भी समाज, न्यायालय और राजनीतिक पक्षपात ही करता है। ये जेएनजी आंदोलन में जितने जो पुलिस द्वारा चलाए गए गोलियों से जो मृत्यु हुआ है, उनके प्रति मेरा हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, और घायल हुए आंदोलनकारियों के लिए सुस्वास्थ्य का हार्दिक मंगल में शुभकामना करता हूं। धन्यवाद।